एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, मतलब कि कौन से केसेस हैं जहां पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं करेगा। ठीक है, कौन से एरियाज है या केसेस है जहां पे लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं करेगा। कहने का मतलब जहां पे इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड प्रणव नहीं है। ठीक है, सो पहला केस क्या है, कॉन्स्पिशियस गुड्स या फिर वेबलिन इफेक्ट। ठीक है, सो कॉन्स्पिशियस गुड्स या फिर वेबलिन इफेक्ट क्या होता है, जहां पर बच्चे जब प्राइस बढ़ता है गुड्स का तभी जो है हमारी डिमांड भी बढ़ती है। अगर महंगा होगा प्रोडक्ट, एक्सक्लूसिव होगा, हम सिर्फ तभी तभी उन गुड्स को डिमांड करते हैं। ठीक है, सो बच्चे अगर प्राइस बढ़ता है तभी डिमांड बढ़ती है, जैसे कि एक्सक्लूसिव गुड्स, फेरारी हो गई, डिमांड डायमंड्स हो गए, जी वैगन हो गई, तो इनको डिमांड क्यों किया जाता है, क्योंकि इनकी वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, सेकंड गुड्स है गिफन गुड्स। गिफन गुड्स क्या है, दे आर कंपैरेटिवली व्हाट इंफीरियर। ठीक है, एक्चुअल में इंफीरियर नहीं है, लो क्वालिटी नहीं है, बट किसी और गुड से अगर हम कंपेयर करते हैं तो वो क्या है, सस्ता है। तो ये क्या है, जब उसका प्राइस बढ़ता है तो उसकी डिमांड भी बढ़ती है। एग्जाम्पल क्या है, इसकी कहानी सुन लो कि यूएस में क्या हुआ था जब बहुत ज्यादा रिसेशन आ रहा था। ठीक है, तो गुड्स ना, जो मतलब को लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं थी, इन्फ्लेशन जो है वो किस चीज में आ रहा था कि नॉर्मल गुड्स में, जैसे रोजमर्रा के खाने पीने की चीजों में आ रहा था। तो वहां पे मेजोरिटी लोग जो है मटन खाते थे। तो मटन का प्राइस इतना ज्यादा बढ़ गया था कि लोगों ने क्या किया, ब्रेड पे शिफ्ट करने शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि ब्रेड कंपैरेटिवली सस्ती थी, इसलिए नहीं खाया कि ब्रेड का प्राइस गिर रहा था, ब्रेड का भी प्राइस बढ़ रहा था, पर मटन इतना महंगा हो गया था कि लोग उसको खरीद नहीं पा रहे थे। तो लोगों ने अपनी डिमांड को कहाँ शिफ्ट कर दिया, ब्रेड पे। तो चाहे उसका प्राइस ब्रेड का बढ़ भी रहा था तब भी उसकी डिमांड बढ़ रही थी। तो वो होते हैं गिफन गुड्स। ओके, सो सर रॉबर्ट गिफन ने, जो कि एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने ये वर्ड जो है दिया। और मीट ब्रेड की मैंने आपको कहानी समझा दी है। सो इवन इफ द प्राइस वाज इंक्रीजिंग, डिमांड वाज आल्सो इंक्रीजिंग, सो लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट होल्ड गुड हियर। ठीक है, सो ये बड़ा वो प्लस 2 का ही क्वेश्चन होता था, ऑल गिफन गुड्स आर इंफीरियर बट ऑल इंफीरियर नॉट गिफन। ये तो है ही है ना, ये लो क्वालिटी तो नहीं ना, ये कंपैरेटिवली सस्ता है। ठीक है, सो एग्जाम्पल, टोन्ड मिल्क इंफीरियर, फुल क्रीम मिल्क सुपीरियर। सो अब यहाँ पे कह रहे हैं कि मतलब इंफीरियर गुड्स में कुछ ऐसे गुड्स हैं जो कि वो हो गए, गिफन हो गए, बट सारे मतलब सारे गिफन जो है इंफीरियर तो होंगे, क्योंकि वो क्या है, कंपैरेटिवली सस्ते हैं, लो क्वालिटी के। बट ये थोड़ी ना है कि सारे के सारे जो इंफीरियर गुड्स है वो गिफन ही होंगे, बाजरा गिफन तो नहीं है। ठीक है, सो यू कैन इवन क्रॉस आउट ये वाला, क्योंकि ये तो प्लस 2 का क्वेश्चन होता था। ठीक है, सिंपल से समझने की कोशिश करनी है कि प्राइस जब बढ़ता है तो इसकी भी डिमांड बढ़ती है। ठीक है, देन इज कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज या फिर नेसेसरीज। ठीक है, क्या है, सो नेसेसरीज या फिर नेसेसिटीज, कॉन्स्पिशियस मतलब ऐसी चीजें जो कि हर एक के घर में इस टाइम पे है। पंखा, ठीक है, मोबाइल फोन, एटलीस्ट टू व्हीलर, आजकल तो फोर व्हीलर पे ऑलमोस्ट ऑल सबके घर में है ही है। सो टीवी, मोबाइल, एसी जिसकी जरूरत है, अब इवन इफ द प्राइस इज इंक्रीजिंग द डिमांड डज नॉट चेंज। महंगाई तो बढ़ रही है। पिछले साल आप पंखा लेने जाते तो शायद आपको 800 रुपए का भी मिल रहा था, आज लेने जाओगे तो 850-900 रुपए का मिलेगा एक साल के अंदर। ठीक है, पर फिर भी क्या है, उसकी डिमांड बढ़ रही है। ठीक है, चलो अब वो लगवाते हैं कि जीएसटी के रेट्स कम हो गए, दैट इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। तो उसकी वजह से हर चीज सस्ती हो गई है, एसी सस्ती हो गई है, टीवी सस्ता हो गया, सब कुछ सस्ता हो गया। बट उस चीज को छोड़ो, अगर हर साल तो यही होता है ना कि थोड़ी बहुत महंगाई होती है, पर फिर भी उसकी डिमांड बढ़ती है, क्योंकि वो कंफर्ट्स है ना, नेसेसरीज है। ठीक है, फ्यूचर राइजिंग प्राइस को हमने डिस्कस कर ही रखा है डिटर्मिनेंट्स में भी। तो क्योंकि इफ आई फोरसी अ फर्दर राइज इन द प्राइस इन द गोल्ड, ठीक है, देन आई विल बाय गुड्स टुडे ओनली। इवन इफ द प्राइस इज राइजिंग, आज प्राइस बढ़ रहा है पर मुझे पता है महंगाई और बढ़नी है, तो मैं आज ही खरीद, प्राइस आज गिर रहा है और मुझे लग रहा है आने वाले 15-20 दिन में और गिरेगा, तो मैं आज अपनी डिमांड कम करके डेफर कर दूंगी। यस, सो यहाँ पे भी पॉजिटिव रिलेशनशिप रहता है।
इरेशनल बिहेवियर, स्पेकुलेटिव गुड्स। तो इरेशनल बिहेवियर क्या होता है, जब हम बिना सोचे समझे जो है खर्चा कर देते हैं। ठीक है, हम हमारे को किसी ने कह दिया अनपॉलिश दाल है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, ये है वो है सो है, जबकि वो एक्चुअल में सस्ता होगा, हम उसको महंगे दाम देने के लिए तैयार होंगे। जैसे मैं हर टाइम एक एग्जाम्पल देती हूँ चोकर का। क्या आप अगर चोकर जो है छान जो है आटे की, वो अगर मार्केट से खरीदने जाएंगे तो आपको 10-15 रुपए का इतना बड़ा एक लिफाफा थैला मिल जाएगा। पर आप वही बार्गीज का खरीदोगे तो वो डब्बा कम से कम 60-70 रुपए का आएगा। राइट, तो वो क्या है, इरेशनल बिहेवियर है कि हम कहते हैं कि महंगी चीज है तो वो बढ़िया ही है। हम क्वालिटी को प्राइस से कंपेयर करते हैं। ठीक है। स्पेकुलेटिव गुड्स अगेन शेयर्स, है कि नहीं। अगर किसी का प्राइस बढ़ रहा होगा शेयर का तभी हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं, अगर प्राइस गिर रहा होगा शेयर का तो हम अपने गुड्स बल्कि शेयर्स बेच देते हैं, हमको खरीदते नहीं है। ठीक है। सो अगेन वही, डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ पी एक्स पी आर वाई टी एंड ओ अदर फैक्टर्स रिमेनिंग, मतलब बाकी सारी चीजें यहाँ पे नहीं है, जैसे कि हमने ये वाली पढ़ ली है जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट ऑपरेट। नेक्स्ट कंसेप्ट आ जाता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड, वेरी सिंपल, वेरी इजी। सो ये मैं अपने तरीके से थोड़ा सा कोशिश करती हूँ यहाँ पे, और डिटेल में मैं एक पेज में गिरा दूंगी, बस खत्म हो जाएगा। तो ध्यान देंगे, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड या फिर इसका दूसरा नाम होता है मूवमेंट, मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। ठीक है। और दूसरा होता है चेंज इन डिमांड या फिर शिफ्ट इन डिमांड पर। ओके, समझ गए। ठीक है, आओ समझते हैं अच्छे से इसको। पहला, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है, जब हमारा प्राइस, प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी होता है ना चेंज। ठीक है, तो हमारी डिमांड चेंज होती है जब। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। दैट मीन्स अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड फॉल होगी, अगर प्राइस फॉल होता है तो डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, सो दैट मीन्स यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड चलेगा कि नहीं। यस, लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट करता है। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट्स। ओके, और यहाँ पे अदर फैक्टर्स क्या होंगे, कांस्टेंट, हाँ या नहीं, अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। यहाँ पे आ जाओ, व्हेन देयर इज चेंज इन डिमांड, चेंज इन डिमांड है ड्यू टू other factors other than own price, के प्राइस के अलावा जब और किसी फैक्टर से डिमांड में बदलाव आता है, दैट इज चेंज इन डिमांड या फिर शिफ्ट इन डिमांड। क्लियर। तो यहाँ पे इसका मतलब प्राइस तो चेंज नहीं होता, कांस्टेंट रहता है, लेकिन डिमांड हमारी या बढ़ जाती है या फिर घट जाती है ड्यू टू फैक्टर्स लाइक प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, अदर फैक्टर्स एंड सो यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड लगेगा कि नहीं। सो लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पे नहीं लगता, अदर फैक्टर्स ही तो चेंज होता है ना। यहाँ पे कांस्टेंट क्या होता है, ओन प्राइस ऑफ। ठीक है, अब यहाँ पे समझना हमने कि जो हमारी मूवमेंट है, मूवमेंट जो है दो तरीके की होती है, एक होती है एक्सपेंशन और दूसरी क्या होती है, कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है जी। तो एक्सपेंशन को हम एक्सटेंशन भी बोल सकते हैं, कुछ किताबों में एक्सटेंशन के नाम से भी होता है, और दूसरा होता है कॉन्ट्रैक्शन। एक्सटेंशन का मतलब जब प्राइस की गिरने की वजह से डिमांड बढ़ती है, एक्सटेंशन नाम से बता रहे, एक्सपेंशन एक्सटेंशन मतलब बढ़ती है, जब प्राइस की गिरने की वजह से डिमांड बढ़ती है उसको एक्सपेंशन या फिर एक्सटेंशन कहते हैं। जब प्राइस के बढ़ने की वजह से डिमांड हमारी फॉल हो जाती है उसको हम कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। सो बताओ, अब डिमांड कर्व बना रही हूं मैं, यहाँ पे प्राइस क्या होगा, पहले प्राइस मेरा, हाँ पहले मेरा प्राइस है सपोज 10 था,
डिमांड मेरी 4 थी, प्राइस गिर के मेरा 6 हो गया, तो मेरी डिमांड जो है बढ़ के 6 हो गई। ठीक है, सो दिस फ्रॉम ए टू बी इज नोन एज एक्सपेंशन या फिर डाउनवर्ड मूवमेंट। क्या बोलेंगे इसको? हाँ, ये इंपॉर्टेंट है उल्टा। ठीक है ना, डाउनवर्ड हो रही है ना, देख रहे हैं ए से बी पे जा रहे हैं, दिस इज डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। यहाँ पे क्या होगा? पहले प्राइस 10 रुपया था, तो डिमांड मेरी 4 थी। अब प्राइस बढ़ के 12 हो गया, तो मेरी डिमांड गिर के सिर्फ 2 रह गई। तो यहाँ पे क्या हुआ देखो, शिफ्ट हुआ, मूवमेंट हुई, सॉरी मूवमेंट हुई फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, तो उसको हम क्या कहेंगे? अपवर्ड मूव। ठीक है, समझ गए बात? पक्का? अब आ जाते हैं इधर इसकी दो बातों पे। यहाँ पे अब ये ध्यान रखना बच्चे, इंक्रीज डिक्रीज की बात करें तो अदर देन ओन प्राइस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे या तो इंक्रीज इन डिमांड होगा और या फिर डिक्रीज इन डिमांड होगा। ठीक है, सो इंक्रीज इन डिमांड का मतलब है प्राइस ऑफ कमोडिटी रिमेन्स अनचेंज्ड बट डिमांड जो है वो बढ़ जाती है। यहाँ पे भी प्राइस ऑफ द ओन कमोडिटी डज नॉट चेंज बट द डिमांड फॉल्स। ठीक है, तो इसका ना अदर फैक्टर्स की वजह से हो रहा है। सो यहाँ पे प्रणव, क्या डिमांड के प्राइस, इसके सॉरी, क्या प्राइस पे कोई असर होगा कि नहीं होगा? नहीं। सो प्राइस क्या रहने वाला है यहाँ पे? कांस्टेंट। प्राइस क्या रहेगा? कांस्टेंट। इंक्रीज का केस है, पहले मेरी डिमांड 4 थी, अब बढ़ के मेरी डिमांड 6 हो गई है। तो पहले मेरा डिमांड कर्व ये था डी, अब मेरा डिमांड कर्व डी वन हो गया है। तो ये इसको हम क्या कहेंगे? देखो, नया नया डिमांड कर्व बनाना। यहाँ पे डिमांड कर्व सेम है, समझ रहे हो, सिर्फ मूवमेंट है, ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर गए। यहाँ पे हम पड़ोस में शिफ्ट हो गए, ये हम अपने ही घर के ऊपर नीचे फ्लोर्स में जा रहे हैं, और ये हम नए घर में जा रहे हैं कहीं आगे पीछे। सो दिस इज व्हाट? शिफ्ट इन डिमांड कर्व। व्हाट काइंड ऑफ शिफ्ट? राइटवर्ड शिफ्ट। देख रहे हैं राइट साइड की हो रहा है, कौन सा शिफ्ट है? राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। अब इसकी बात करें सेकेंड केस की, प्राइस अभी भी मेरा क्या है? कांस्टेंट है, बट डिमांड जो है मेरी अपने आप से ड्यू टू अदर फैक्टर्स घट गई है, 2 हो गई है। सो इसको मैं क्या कहूंगी? लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। ठीक है, सो यही समझाया होता। ओके, ये कारण पढ़ लो, रीजंस नॉर्मल की इंक्रीज इन डिमांड क्यों होगा और डिक्रीज इन डिमांड क्यों होगा, फटाफट नोट्स में से रीड कर लो। नोट्स उठाओ बेटा। नहीं है? घर लेके आया करो बच्चे सारे नोट्स, फिर तुम्हारे को पता है टॉपिक चल रहा है, तो ये रीड कर लो यहाँ से। जस्ट रीड इट वेरी क्विक। स्क्रॉल कर दो, याद तक पढ़ लिया? ठीक है, अब इलास्टिसिटी के मैंने अलग से नोट्स दिए थे, वो इसमें से करने की जरूरत नहीं है, वो मेरे ही नोट्स में से करेंगे। दिए हुए हैं मैंने तुम्हें भी इलास्टिसिटी के, अगली बार से सारे कैरी करेंगे आप।
ठीक है। सो ऐसे मैंने अलग से नोट्स दिए सबको। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है। सो इलास्टिसिटी का पहले सिंपल सा मतलब समझेंगे, प्रणव ध्यान दो। इलास्टिसिटी का मतलब है कि डिमांड में कितना बदलाव आएगा, कितना चेंज होगा, वो है इलास्टिसिटी। तुम इमेजिन करो एक रबर बैंड को, देखो, रबर बैंड है तो तुम उसको स्ट्रेच कर सकते हो। अभी मैं तुम्हारे को ये कह लो कि ये पेंसिल, या ये देखो ये एक कोई चीज है, मैं यहाँ से पकड़ के बैठी हूँ, तुम वहां से पकड़ो, क्या हम इसको खींच पाएंगे? क्या इसको चेंज कर पाएंगे? नहीं। तो ये क्या है? इनइलास्टिक है। क्या है? इनइलास्टिक। जब हम किसी चीज की कह लो कि प्रोपोर्शन को चेंज नहीं कर पाते, वो क्या है? इनइलास्टिक है। ठीक है। या परफेक्टली इनइलास्टिक, आगे जाएंगे समझेंगे। लेकिन अगर मैं तुम्हारे को एक रबर बैंड या फिर एक च्युइंगम दे दूं या एक सलाइन दे दूं, ठीक है, और तो मैं बोलूंगी ये पकड़ो और वहां तक खींचते जाओ पीछे तक, तो वो खींचेगी, कुछ तो खींचेगी ना। आप देखते कि कितने लेवल तक खींचती है, राइट? तो वो क्या है बच्चे? इलास्टिसिटी है। सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? इट इज अ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन डिमांड। मतलब इधर ध्यान दो, कह रहे कि कितनी ज्यादा डिमांड जो है रिस्पॉन्ड करती है, कैसे चेंज होती है, क्यों? बिकॉज ऑफ चेंज इन फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। जो जो फैक्टर्स हमने पढ़े उसमें से हमारे सिलेबस में बस तीन है। कह रहे हैं प्राइस की वजह से डिमांड कितनी चेंज होती है, तो उसको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। इनकम के चेंज होने की वजह से डिमांड कितनी चेंज होती है, तो वो इनकम इलास्टिसिटी कहते हैं उसको। अगर क्रॉस प्राइस मतलब दूसरे रिलेटेड गुड्स के प्राइस की चेंज होने की वजह से हमारी डिमांड कितनी चेंज होती है, तो उसको क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी कहते हैं। हमने एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर कितना ज्यादा कर दिया उस हिसाब से मेरी डिमांड कितनी चेंज होगी, तो उसका एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी कहते हैं। ठीक है। तो इलास्टिसिटी का पहला तो डेफिनेशन ही आपको आना चाहिए। इट इज अ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन डिमांड ड्यू टू फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। ठीक है, कि डिमांड में कितना चेंज आया, कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है, क्यों रिस्पॉन्ड करेगी, क्यों चेंज होएगी, क्योंकि उसके जो फैक्टर्स है जो कि अफेक्ट करते हैं डिमांड को, वो कैसे चेंज। क्लियर है? तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बहुत बेसिक है, +2 वाला ही आपका, प्रोपोर्शनेट परसेंटेज मेथड। सो वो क्या था? परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ एक्स ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। मोटा मोटा अगर मैं बात करूं, हाँ या नहीं? तो उसमें सबसे पहले, अब टाइप्स मैंने आपको बता दिया तीन है, मेजर तीन भी क्या, चार है। एक एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी नाम की भी छोटी सी चीज है। सो फर्स्ट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सेकंड इज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एंड नंबर थ्री इज क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ। फॉर्मूला क्या बन जाएंगे? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ईडी इज इक्वल टू माइनस की बोलेंगे इनवर्स रिलेशनशिप है प्राइस का, क्या है? हाँ। ठीक है। तो इसमें से प्राइस इलास्टिसिटी का आंसर हमेशा क्या होगा? माइनस। क्या होगा? तो फॉर्मूला आ जाएगा परसेंटेज चेंज क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स due to percentage change in price of x. What kind of a relationship is there between the two? Negative. इनकम इलास्टिसिटी का फॉर्मूला प्लस माइनस दोनों में हो सकता है। क्यों? प्लस होगा इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स और माइनस होगा इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स। सो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन इनकम। यस। सो इट कैन बी ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स या फिर गिवन गुड्स कह सकते हैं। देयर इज अ रिलेशनशिप ऑफ पॉजिटिव। ठीक है ना? एंड इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स इट इज गोइंग टू बी नेगेटिव। ठीक है। फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड प्लस माइनस, क्रॉस इलास्टिसिटी दोनों हो सकती है। सब्स्टिट्यूट के केस में क्या होती है? हमने लास्ट क्लास में देखा था, पॉजिटिव क्या होती है, और कॉम्प्लीमेंट्री के केस में नेगेटिव। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। क्या कर रही हूँ, सॉरी हो गया। सो सबसे पहला फॉर्मूला हमारे पास आता है परसेंटेज या फिर प्रोपोर्शनेट मेथड। ठीक है। परसेंटेज मैंने तुम्हें बता दिया क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अगर प्रोपोर्शनेट मेथड कहेंगे तो प्रोपोर्शनेट मेथड का फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इंटू पी डेल्टा पी बाय डेल्टा क्यू, या फिर इसको दूसरा भी कह सकते हैं, क्या है, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू, या फिर ये वाला फॉर्मूला भी, मतलब किसी भी तरीके से। बट द एंड फॉर्मूला में क्लास में प्रैक्टिस वाइज ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। डेल्टा क्यू मतलब चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस इनटू पी बाय क्यू। ठीक है। वेयर वेयर डेल्टा क्यू कैसे निकालते हैं बताओ?
बोलो। न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी। ऐसे कर रहे हो बेटा जैसे कभी आज तक पढ़े ही नहीं +1 में जैसे बच्चे पढ़ते हैं। डेल्टा पी का फॉर्मूला बताओ। P1 माइनस P0। और P यहाँ पे क्या है, इनिशियल प्राइस P0 जिसको मैं बोल रही हूँ, और Q यहाँ पे क्या है, इनिशियल क्वांटिटी। ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यूज आर कंसिडर्ड, मतलब वो प्लस माइनस के साइन यहाँ पे नहीं लेंगे। ठीक है। इफ इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1 तो उसको हम क्या बोल देते हैं, मोर इलास्टिक। अगर इलास्टिसिटी इज लेस देन 1 देन इट इज लेस इलास्टिक। फटाफट से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। P0 is equal to 6, P1 is equal to 4। हाँ। हाँ करो, 3.2 का फॉर्मूला क्या होगा ये, जब होगा 1.2 या 1.5 क्या आएगा। आंसर प्लस में आएगा माइनस में यहाँ पे। अच्छा, क्या पढ़ रहे हो, प्राइस इलास्टिसिटी है तो क्या होगा आंसर यहाँ पे। 1.25, 1.25 मार्क्स कट देंगे बेटा। नेक्स्ट करो। 5% फॉल इन प्राइस लीड्स टू 15% इंक्रीज इन डिमांड। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा, परसेंटेज वाला। ठीक है। नेक्स्ट ट्राई करो। प्राइस ऑफ गुड डिक्रीजेस फ्रॉम 100 to 60, मतलब पहले प्राइस 100 था, अब 60 हो गया। प्राइस इलास्टिसिटी 1.5 है। ठीक है, मतलब इस बार प्राइस इलास्टिसिटी निकाल के दी भी है। ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड इज 30, फाइंड न्यू क्वांटिटी डिमांडेड। निकालू फॉर्मूला वैसे लगेगा 1.5 इज इक्वल टू डेल्टा क्यू, तुम्हारे पास है नहीं,
डिवाइडेड बाय डेल्टा पी तुम्हारे पास है, इंटू क्यू डिवाइडेड बाय टी, सॉरी पी डिवाइडेड बाय क्यू। कर सकोगे ये कराओ? करो। नहीं हो रहा? क्यों? कहाँ अटके हो? तुमने मेरे साथ ये करे ना ये लोग। ये समझ आया? डेल्टा पी एस एम क्या होगा? ऐसे डेल्टा क्यू आएगा, उसके बाद करना फिर करना। प्लस माइनस ये बाद में होगा। -1.5 का कितना से कहा? लेकिन वो क्या आया? डेल्टा क्यू आया। तुम्हारे को बोला क्या है? फाइंड न्यू क्वांटिटी डिमांड। प्राइस कम हुआ तो डिमांड क्या होगी? हुआ है, हाँ। तो डिमांड में क्या चेंज आया? पहले 30 थी, अब कितनी बढ़ गई है? हाँ, तो टोटल कितनी हो गई है? देखो, ये ट्राई करो। पी जीरो बता, इनिशियल प्राइस इज 9, क्यू जीरो इज इक्वल टू 800। If price falls by 25%, quantity demanded rises by 160. Find elasticity. तो सबसे पहला पॉइंट क्या होना चाहिए? P1 निकालो, Q1 निकालो। तो कैसे निकालोगे? पहले P1 9 में 25% ऐड करना है। करो, क्या होगा 25% ऑफ 9? तो क्या हो जाएगा? 11.5। 0.25। ठीक है, अच्छा फॉल हुआ है प्राइस, तो 9 माइनस 2.25 करो। 6.75। क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस बाय 160, तो क्या हो जाएगा? 960।
करो सॉल्व क्वेश्चन। डेल्टा भी निकालो, डेल्टा क्यों निकालो तो। हम्म। क्या यार, कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारे को 10 बारी मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कि नेगेटिव वैल्यूज नहीं लेनी है, एब्सोल्यूट वैल्यूज लेनी है। तो ऑब्वियस है कि एक चीज फॉल करेगी, दूसरी राइज करेगी। तो लॉ ऑफ डिमांड तो ये तो हम पढ़ ही रहे हैं ना, प्राइस इलास्टिसिटी। तुमने सब पहली बार ये क्वेश्चंस नहीं कर रहे हो, सेम टू सेम क्वेश्चंस में ऑलरेडी करा चुकी क्लास। ये तो मतलब 1 सेकंड के अंदर अंदर होने चाहिए तुम्हारे। नेगेटिव कैसे ले सकते हो? डिफरेंस अभी तुमने निकाला नहीं, 2.25 ऊपर। तो डेल्टा बी कितना है? डेल्टा क्यू कितना है? तो क्वेश्चन में गिवन ये 160। सिंपल फॉर्मूला लगाओ। टू 160 डिवाइडेड बाय 2.25 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 800 बस। 0.799। 2.8। ठीक है, करेक्ट। चलो आगे। ये ला ट्राई। अ कस्टमर बाइज 80 यूनिट्स एट रुपीज 4। इसका मतलब Q0 कितना है? 80। P0 कितना है? 4। प्राइस इलास्टिसिटी आपको गिवन है। मैंने बताया जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एब्सोल्यूट टर्म्स लेते हैं। एट व्हाट प्राइस विल यू बाय 60 यूनिट्स? तो कह रहे हैं अगर Q1 न्यू यूनिट 60 है तो प्राइस क्या होगा? डेफिनेटली राइज होगा। सॉल्व करो। 4 इज इक्वल टू डेल्टा क्यू आपके पास 20 है, डेल्टा पी आपके पास है नहीं है, पी आपके पास 4 है और क्यू आपके पास 80 है। करो जल्दी। 0.25। वो तो डेल्टा पी आएगा ना। पी निकालो। कितना है? बोलो कितना आया? फोर टू जा 820 हो गया। 4 इज इक्वल टू 1 बाय एक्स। ये मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पे। 4x इज इक्वल टू 1। सो x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 कितना होता है? 0.25। ये तुमने निकाल लिया था तो तुम कंफ्यूज क्यों हुए हो? अब तुम्हारे पास प्राइस पहले कितना था? 4। 4 पे प्लस करोगे ना 0.25, तो आंसर तुम्हारा क्या आएगा? 4.25।
बस। तो यहाँ पे 4.2 गिवन है, होता रहे। आंसर 4.25 है। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी सारे ये भी टॉपिक हुए उसके लिए। इवन आई एम नॉट फीलिंग वेल। थोड़े हैवी टॉपिक्स हैं। क्वेश्चंस करा दो और अगर है वैसे ही। डिटर्मिनेंट्स करा दो थ्योरी। कैटेगरी अपना वो दोस्त स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड ग्रुप ग्रुप। क्वेश्चन 1 to 15 लिखो अभी करना तुम। क्वेश्चन 1 to 15। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन 22। क्वेश्चन 23। क्वेश्चन 25। कितने करोगे क्वेश्चन? अभी करो।